सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द पीटीएस कैड एक्सपर्ट। मैं हूं आपका दोस्त रजत फासल। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाली है हमारे पिछली काफ़ी एमईपी वीडियोस से। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे एएचयू के बारे में। जी हाँ, एएचयू आखिर होता क्या है? व्हाट इज़ एएचयू बेसिकली? एएचयू काम कैसे करता है, इसका वर्किंग स्ट्रक्चर कैसा होता है। आज ये पूरी की पूरी क्लास हम थ्योरेटिकल रखने वाले हैं। अब इसका थ्योरेटिकल रखने का मेरा पर्पस है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसका पर्पस क्या है। आज की वीडियो पूरी तरह से मतलब प्रैक्टिकल पे अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। आज हमारा ये पूरा वीडियो रहेगा थ्योरेटिकल पे ही, और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपका एएचयू कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, और कैसे आपकी एयर जनरेशन होती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इस वीडियो के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एएचयू के बारे में। जैसा कि मैंने अभी बताया, तो एएचयू आपका होता क्या है? तो एएचयू का मतलब होता है एयर हैंडलिंग यूनिट। अब एयर हैंडलिंग यूनिट का यहाँ पे मतलब ये है कि जो भी आपकी यूनिट है जो आपका एयर रेगुलेट करती है, जो उसको सर्कुलेट करती है थ्रू आपके डक्ट्स के थ्रू, वेंटिलेशन के थ्रू, जो सप्लाई एयर होती है उसको जनरेट करके, मतलब थ्रू चिलर्स एंड वार्मर्स के थ्रू जो जनरेट करके मतलब उसके पास थ्रू करके जो आपको एयर भेजती है, वो होता है आपका एएचयू। अगर मैं आपको डिटेल में अगर मैं डिस्कस करूँ तो डेफिनेशन आप जैसा कि देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर कि एन एयर हैंडलर और एयर हैंडलिंग यूनिट इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू रेगुलेट एंड सर्कुलेट द एयर एज अ पार्ट ऑफ हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन सिस्टम। एन एयर हैंडलर इज यूजुअली मेटल बॉक्स कंटेनिंग अ ब्लोअर, हीटिंग और कूलिंग एलिमेंट्स, फिल्टर रैक्स और चेम्बर्स, साउंड इंटरटियर्स एंड डैम्पर्स। तो यहाँ पे बात ये है कि एएचयू के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम लोग एयर को प्योरीफाई करते हैं, किस तरह से उसको क्लीन करते हैं। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं कि जैसे कि हीट जनरेट करना या फिर उसके अंदर कूलिंग जनरेट करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब एएचयू काम करता है तो सबसे पहले अगर आप इसमें दो तरह के एएचयूज आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अगली स्लाइड पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके की एएचयूज आते हैं। सबसे पहला आता है स्प्लिट सिस्टम, दूसरा आता है रिटर्न सिस्टम। ठीक है, तो स्प्लिट सिस्टम आपका होता क्या है? तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आता है यहाँ पे स्प्लिट सिस्टम। तो वर्टिकल स्प्लिट दो तरीके से आता है, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल स्प्लिट सिस्टम। तो जो वर्टिकल स्प्लिट सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा छोटे आपके जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग काम नहीं करते, या फिर अगर मैं बात करूँ जहाँ पे ज़्यादा लोगों की कैपेसिटी नहीं है, लोग ज़्यादा आते जाते नहीं है, मतलब है लेकिन उस लेवल पे नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग स्प्लिट सिस्टम का यूज़ करते हैं। यानी कि एक छोटा सा आप एएचयू मान सकते हो जिससे एयर जनरेट होके थ्रू आपके डक्ट्स के थ्रू जाती है। ठीक है, तो ये होता है आपका स्प्लिट सिस्टम। अब इसमें दो तरीके से होता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में कुछ हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ब्लोअर्स आते हैं, उसके अंदर वार्मर्स आते हैं और चिलर्स आते हैं। चिलर्स अलग से लगाए जाते हैं, ये सिर्फ उसमें कॉइल रहती है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपका एएचयू होता है उसके अंदर कॉइल्स लगी होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि किस तरीके से किया जाता है। तो अभी हम लोग सिर्फ टाइप डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये दो टाइप के होता है। तो ज़्यादातर ये आपके मीडियम और लो जो आपके रेजिडेंशियल प्लांट्स होते हैं, कमर्शियल प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर स्प्लिट सिस्टम का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो अगला आता है मल्टीपल सिस्टम। मल्टीपल एएचयू सिस्टम दो टाइप से होते हैं यहाँ पे, एक होता है फ्लोर बेस्ड और एक होता है रूफटॉप बेस्ड। ये ज़्यादातर आपके होता है बड़े जो आपके प्लांट्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ जहाँ पे जैसे कि आपका मॉल हो गया, मतलब जैसे कि बड़े बड़े मॉल्स हो गए, मैं बड़े मॉल्स की बात कर रहा हूँ, या फिर जो आपके ऑफिसेज हो गए, जो बड़े बड़े ऑफिस स्पेसेस होते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज काम करती हैं, या फिर मैं बात करूँ जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा होती है, चाहे वहाँ पे हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ पे रेगुलरली मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, तो वहाँ पे हैवी बेसिस पे काफ़ी बड़े एएचयूज़ का, बड़े बड़े साइज़ के एएचयूज़ लगाए जाते हैं। कई बार प्रॉपर रूम डिज़ाइनिंग करके वहाँ पे एएचयू लगाए जाते हैं। मतलब जैसे कि आप देख सकते हो कि फ्लोर बेस्ड एएचयू जो कि आपके फ्लोर के अंदर होता है, जैसे कि ज़्यादातर कुछ लोग बेसमेंट में लगा के रखते हैं एएचयू जनरेट करने के लिए। अब
डिपेंड करता है कि आप कितने एचयूज़ लगा रहे हो। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जैसे जैसे बड़े बड़े जो आपके पावर प्लांट्स होते हैं, या फिर मैं बात करूँ जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती है बड़ी बड़ी, तो वहाँ पे 2 से 3 या 4 से ज़्यादा आपको एचयूज़ देखने को मिल जाएंगे। और काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के आपके एचयूज़ होते हैं, वहाँ पे काफ़ी एक प्रॉपर सिस्टम लगाया जाता है एचयू का, ठीक है। काफ़ी बड़े बड़े डक्ट साइजेस भी दिए जाते हैं वहाँ पे, ताकि जो आपका एयर फ्लो है वो अच्छे तरीके से फ्लो करता रहे। वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगला यहाँ पे हम लोग फ्लोर बेस की बात कर रहे हैं। तो फ्लोर बेस में आपका फ्लोर बेसिंग पे आपके ऊपर आता है, यानी कि ज़्यादातर जो आपके एचयूज़ होते हैं, तो जैसे फ्लोर बेस की बात करूँ तो फ्लोर बेस्ड ऑब्वियस ही बात है, नाम से पता चल रहा है कि जो बेसमेंट में आपके एचयूज़ आते हैं उनको बेसमेंट में लगाया जाता है, ज़्यादातर फ्लोर्स के ऊपर ही रखा जाता है। ये काफ़ी क्लोज रूम में ही होता है और एयर जनरेट होती रहती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जैसे अगर मैंने शायद वीडियोस में बताया भी होगा कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि एक होता है सप्लाई सिस्टम, रिटर्न सिस्टम और एग्जॉस्ट। तो जो आपका सब रिटर्न सिस्टम है उसके थ्रू एयर आती है, फिर उसको वो प्योरीफाई वगैरह करता है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा एयर होती है उसको बाहर निकाल देता है, और जो आपका कूल एयर होती है उसे वापस से सप्लाई सिस्टम में भेज देता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रूफ टॉप की बात करें तो ज़्यादातर जो आपकी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं या फिर ऑफिस बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर रूफ टॉप बेस भी लगाया जाता है और फ्लोर बेस भी लगाया जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जहाँ पे बड़े बड़े ऑफिस स्पेस होते हैं तो वहाँ पे भी रूफ टॉप का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हमें देखने को मिलता है। तो रूफ टॉप बेस काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ किए जाते हैं। आपके जितने भी बड़े बड़े मॉल्स होते हैं वहाँ पे रूफ टॉप बेस आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। चाहे मैं फ्लोर बेस की बात करूँ तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब मैं बात करता हूँ वर्किंग ऑफ मल्टीपल एएचयू सिस्टम। तो मल्टीपल एएचयू सिस्टम काम कैसे करता है? तो सबसे पहले यहाँ पे आता है इकोनोमाइज़र के थ्रू यहाँ पे होता है सीधा फिल्टर के थ्रू कॉयल जो कनेक्टेड है आपकी चिलर से, फिर देन इंस्पेक्शन मॉड्यूल एंड देन फॉर्म मॉड्यूल एंड देन वीएवी। तो इकोनोमाइज़र क्या करता है, जो आपका एयर आ रहा है वो उसे मतलब कहने का मतलब ये कि वो एयर सक करता है वहाँ से, जो भी आपकी एक्सटर्नल एयर है उसे सक करता है। सक करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, ये फिल्टर के थ्रू पास होता है। मतलब फिल्टर जो उसमें फिल्टर्स लगे होते हैं काफ़ी बड़े बड़े, कुछ जो आपके अगर मैं बात करूँ ये डिपेंड करता है कि आपका एएचयू सिस्टम है वो किस चीज़ के लिए बना है। तो काफ़ी छोटी फिल्टर से लेकर बड़े बड़े फिल्टर्स आते हैं, और जो फिल्टर्स होते हैं वो वी शेप में होते हैं, मतलब बिल्कुल फ्लैटर्ड नहीं होते, वी शेप में होते हैं। और जो उनका जो अगर मैं सीव साइज़ की बात करूँ तो उनका सीव साइज काफ़ी माइक्रो एमएम्स में जाके होता है और काफ़ी छोटे साइजेस होते हैं, जिसके थ्रू जो डस्ट पार्टिकल्स है वो पास थ्रू नहीं होते, ठीक है। और काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी एयर क्लीन कर दी जाती है, ताकि इससे कोई प्रॉब्लम ना आए जब आप मान लो सांस भी ले रहे हो। जैसे कई बार क्या होता है कि थोड़ी सी घुटन भी महसूस होती है, तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो वीएवी के थ्रू या फिर जो आपके एयर टर्मिनल्स के थ्रू पास ना हो, तो इसलिए वहाँ पे हमें फ़िल्टर देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है कॉयल क्या होता है कि कॉयल में यहाँ पे दो तरह के कॉइल्स आते हैं, एक होता है हीटिंग कॉयल और एक होता है कूलिंग कॉयल। जब का कूलिंग कॉयल होता है वो यहाँ पे चिलर से कनेक्टेड होता है, आप देख सकते हो ये होता है चिलर। अब चिलर क्या करता है, यहाँ पे चिलर क्या करता है, ठंडी जो आपकी ठंडे पानी जनरेट करता है, कंप्रेसर्स के थ्रू जो आपका पानी को है वो उसको ठंडा करता है। ठंडा करने के बाद वो कॉइल्स में भेजता है, और इससे क्या होता है कि वहाँ पे पाइप्स होते हैं, और पाइप्स जो है तो वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी रहती हैं, तो उसके थ्रू एयर पास होती है, तो एयर आपकी वहाँ पे कूल बन जाती है, मतलब ठंडा। उसका ऑब्वियस सी बात है जब कोई चीज़ पास होती है तो उससे टेम्परेचर गिर जाता है, और उससे क्या है कि वहाँ पे जो एयर है वो थोड़ी कूल हो जाती है। तो वो जो चिलर क्या करता है, ये आपका उससे कनेक्टेड होता है प्रॉपरली, अच्छे से प्रॉपर तरीके से उसकी कनेक्शन की जाती है, जो आपके कूलिंग से कनेक्ट होता है। ऐसे ही सेम वहाँ पे ब्लोअर्स होते हैं जो हीटिंग जनरेट करते हैं। जो आपका वाटर सिस्टम होता है उसको वो कंटिन्यूसली बहा के रखता है। मतलब अगर मैं बात करूँ सेम वही है जैसे चिलर में था। चिलर में मैंने बताया कि जिस तरह से आपके वहाँ पे कूलिंग कॉइल होती है, ऐसी हीटिंग कॉइल होती है। हीटिंग कॉइल के अंदर भी वहाँ पे भी हॉट वाटर बह रहा होता है, जिससे क्या होता है कि जो आपकी हवा है वो गर्म हो जाती है। वो ज़्यादातर आपकी सर्दियों में यूज़ होता है, और जो आपका कूलिंग कॉइल है वो ज़्यादातर गर्मियों में यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद आता है इंस्पेक्शन मॉड्यूल। अब हो सकता है कि कई बार जैसे कि देख सकते हो इंस्पेक्शन मॉड्यूल का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे अगर आप फैन थ्रू जैसे एयर है वो पास थ्रू हो रही है, तो उसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल ना रह गया हो, मतलब माइक्रो मिनी सेंटीमीटर तक, मतलब बिल्कुल ही
उसके अंदर चेक किया जाता है कि कहीं हमें कोई और डस्ट पार्टिकल देखने को ना मिले। ये बिल्कुल ही क्लीन किया जाता है वहाँ पे, एकदम आपकी एयर को बिल्कुल ही प्योरीफाई कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपकी एयर बिल्कुल ही कूल हो जाती है, ठीक है, और मतलब बिल्कुल साफ़ हो जाती है, ताकि आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई मॉल्स में जाते हो तो वहाँ पे आपको बिल्कुल सांस लेने में कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन अगर मैं बात करूँ जैसे कि अगर हम बाहर रहते हैं, जैसे अगर हम बाहर रहें, जैसे बिल्डिंग से हम कहीं बाहर जाते हैं, तो हमें लगता है कि थोड़ा बहुत डस्ट आ रही है मुँह पे, या फिर आपकी सांस में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर क्या करता है इंस्पेक्शन मॉड्यूल, आपका एयर चेक करता है कि कहीं पर भी कोई डस्ट पार्टिकल ना रह गया हो, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके बाद आता है फ़ैन मॉड्यूल। फ़ैन मॉड्यूल क्या करता है, ये एक मोटर से कनेक्टेड रहता है, और यहाँ पे जो फ़ैन मॉड्यूल है ये आपको सप्लाई देता है थ्रू योर वीएवी। जो आपका एयर है उसे मतलब एक तरीके से मोटर कह सकते हो एयर की, जो कि सप्लाई करता है थ्रू योर आपके वीएवी तक। जितने भी आपके वीएवीज होते हैं उसके थ्रू ये कनेक्ट होता है, और ये सीधा आपको, जैसे कि मान लो जैसे इंस्पेक्शन एयर से कोई एयर आ रही है, कूल एयर आई है, तो वो फ़ैन मॉड्यूल क्या करता है, उसको वो भेज देता है वीएवी की तरफ, और जो वीएवी है वो भेजता है आपके डक्ट्स, भेज देता है आपको आपके एयर टर्मिनल्स तक। तो वहाँ पे जो भी आपकी सप्लाई सिस्टम है, रिटर्न सिस्टम है, तो जो भी आपकी सप्लाई सिस्टम, अगर सप्लाई सिस्टम का एयर टर्मिनल लगा हुआ है तो वो उसके थ्रू भेज देगा। तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती है, इसके अंदर मोटर लगी होती है, काफ़ी हैवी मोटर होती है, जो कि काफ़ी ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स काफ़ी यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो वीएवी जो है, मतलब अगर आपके वीएवी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा उतना हैवी इक्विपमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो फ़ैन मॉड्यूल्स हैं या फिर जो इंस्पेक्शन मॉड्यूल्स हैं, उनके अंदर प्रॉपर तरीके से काफ़ी हैवी मोटर लगी होती है, जिसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा शोर भी होता है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि वहाँ पे ना डक्ट इंसुलेशन का भी यूज़ किया जाता है। मैं आपको बता दूं, जब भी हम सप्लाई एयर को भेजते हैं तो वहाँ पे आप अगर आप जाओगे कभी भी, अगर एएचयू रूम में जाओगे या फिर एएचयू देखने जाओगे, कभी भी अगर आप देखने जाओ तो आप नोटिस करना कि वहाँ पे ब्लैक लेयर की एक आउटसाइड में इंसुलेशन लगी होती है। अब इसका मतलब यूज़ क्या है कि जो आपकी जो टेम्परेचर है वो वापस से डाउन ना आ जाए, मतलब वो हीट कूलिंग लॉस ना करे। एक होता है कूलिंग लॉस और एक होता है हीटिंग लॉस। कूलिंग लॉस क्या होता है, जैसे अगर हम एएचयू के थ्रू हम कूल एयर भेज रहे हैं, अगर आपकी डक्ट इंसुलेटेड नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो जो आपकी कूलिंग है वो कम हो जाएगी, मतलब आपको फिर ठंड बिल्कुल भी नहीं लगेगी, या फिर जो आपको लगेगा कि गर्मी हो रही है वो थोड़ी सी और गर्म लगने लग जाए। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसको बनाए रखने के लिए, उस चीज़ को बनाए रखने के लिए हम लोग इंसुलेशन का यूज़ करते हैं। हम ये आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि हम डक्ट के अंदर किस तरह से हम इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि जो कूलिंग लॉस है वो ना हो। हीटिंग लॉस भी वही है कि जो एयर है वो हीट लॉस कर जाती है, ऐसी कूलिंग एयर है, कूलिंग एयर भी हीटिंग लॉस कर जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर आपके कुछ इक्विपमेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि फ़ैन मॉड्यूल। ये होता है आपका फ़ैन मॉड्यूल, यहाँ से जो एयर आती है वो इसके थ्रू पास थ्रू होके आपके निकल जाती है। ये कॉइल्स होती हैं जिसके थ्रू आपकी एयर आती है, मतलब अगर आप हीटिंग कॉइल है तो ऑब्वियसली बात है, अगर इसके थ्रू पास थ्रू होती है तो आपकी हवा गर्म होगी। अगर आपका यहाँ पे कूलिंग है, यानी कि जितने भी आपकी ठंडा, अगर वहाँ पे चिलर से कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली बात है वो आपका ठंडा पानी रहेगा वहाँ पे, यानी कि कोल्ड वाटर रहेगा। वो कोल्ड वाटर इसके कॉइल्स के थ्रू पास थ्रू होगा और वहाँ पे इसके एयर पास थ्रू हो जाएगी। फिर आता है फ़िल्टर। तो फ़िल्टर आप देख सकते हो कि वी शेप में आ रहा है। अब ये वी शेप में देने का पर्पज़ क्या है कि इससे थोड़ा ज़्यादा एरिया मिलता है, और एरिया मिलने का कारण यही है कि इसके पास थ्रू होने के बाद एयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़िल्टर हो जाती है। तो आज हम लोगों ने यही डिस्कस किया है कि एयर को किस तरह से साफ़ किया जाता है एएचयू के थ्रू। अब जो एएचयू है वो भी बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है। अगर मैं बात करूँ तो छोटे जो भी आपकी बिल्डिंग्स हैं, छोटी बिल्डिंग से लेके जो आपके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर मैं बात करूँ जैसे कि लोअर फेस, अपर फेस, मतलब ऐसी जो बिल्डिंग्स होती हैं, मतलब जो लो कमर्शियल है, मीडियम कमर्शियल है, हाईएस्ट कमर्शियल है, जैसे कि मॉल्स वगैरह जो भी बड़े बड़े हैं, वहाँ पे एएचयू अलग अलग टाइप से डिज़ाइन किए जाते हैं। आपका जो एएचयू है वो पूरी तरह से मॉडिफाई हो सकता है, अपने तरीके से आप डिज़ाइन करवा सकते हो कि आपको किस लेवल का एएचयू चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपना CFM
कैलकुलेट करके रखना है। दैट्स वाई वी कैलकुलेट द CFM फर्स्ट। हमने पहले क्या किया, हमने जैसे लास्ट टाइम जितनी भी अब तक क्लासेस में डिस्कस किया था कि सबसे पहले तो आपका CFM कैलकुलेट होना चाहिए, न कि हीटिंग एंड कूलिंग लोड्स प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट होनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पर रूम कैलकुलेशन होती है कि एक रूम के में इतना ही आपका CFM रहेगा, इतने ही CFM के अकॉर्डिंग आपका एयर फ्लो होना चाहिए, क्योंकि पहले हम लोग कैलकुलेटेड सप्लाई एयर फ्लो लगते हैं, फिर उसी के साथ साथ हम लोग जो आपका एयर टर्मिनल है वो भी डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि एयर टर्मिनल काफ़ी ज़्यादा आप अपनी तरफ से डिज़ाइन करवा सकते हो कि कितना आपको CFM रखना है वहाँ पे, कि इतना एयर जो है वो उसके पास थ्रू होगा, कि उस मतलब आप प्रॉपर तरीके से वहाँ पे डिज़ाइन करोगे कि इतना आपका एयर पास थ्रू होना चाहिए। फिर उसके बाद आएगा वहाँ पे डक्ट साइजिंग का भी मैं बताने वाला हूँ। आने वाली अगली क्लासेस में भी हम लोग डक्ट साइजिंग के ऊपर बात करेंगे कि हम CFM के अकॉर्डिंग हम कितना डक्ट साइज रख सकते हैं। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। तो हाँ, आज हम लोगों ने प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं की हैं, आज मैंने थ्योरेटिकल क्लास रखा है। मुझे लगा कि AHU के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत है कि वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्वियस ही बात है, जब आप MEP कर रहे हो और HVAC पार्ट कर रहे हो तो आपको AHU के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट था। तो अब हम आने वाले क्लासेस में प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम प्रैक्टिकली इसको किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। आने वाले क्लासेस में हम लोग अपनी तरफ से हम फैमिली किस तरह से बना सकते हैं AHU की, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक मारिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं या फिर आप सीखना चाहते हैं हमसे MEP की रिगार्डिंग, चाहे आप स्ट्रक्चरल की रिगार्डिंग सीखना चाहते हैं या फिर बिल्डिंग डिज़ाइनिंग के सीखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल हैं। आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें और हमसे ट्रेनिंग के ऊपर बात कर सकते हैं, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही। टिल देन, दिस इज़ रजत फासिल हियर, सेइंग गुड बाय एंड टेक केयर।